इधर उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा पूरी तरीके से फंसी हुई है, अविश्वास का माहौल आग की तरह फैल गया है। ये वाला भी तो देखा जाए, क्योंकि जो मीटिंग, जो डिनर होने वाला था नड्डा के घर पर, अब वो डिनर कैंसिल करना पड़ गया है। हवाला दिया गया है कि भैया बाढ़ का माहौल है। तो जो लोग किसी समय नहीं रुकते हैं, सिर्फ हर समय जिसके दिमाग में सिर्फ पॉलिटिक्स 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 चलती रहती है, जो पहलगाम के समय प्रधानमंत्री जी बिहार चले गए थे क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो जिसके दिमाग में, जिस पार्टी के लोगों के दिमाग में हर समय चुनाव घूमता रहता है, वो बाढ़ के चक्कर में डिनर कैंसिल कर दे रहे हैं। वो भी इतना बड़ा डिनर जो कि एनडीए, नड्डा के घर में एनडीए के दलों की मीटिंग थी ताकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हो पाए। तो एक तो ये डिनर कैंसिल हो गया, और दूसरी तरफ ये अविश्वास देखने के बाद जो शाह जी हैं वो विपक्ष के सांसदों को फोन कर रहे हैं, राजीव राय को फोन करके जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही हैं। बहुत बड़ी बात नहीं होगी जब कंछेदन, मुंडन और तमाम चीजों पर सांसदों को फोन किया जाएगा, शाह जी फोन करेंगे। तो इतने सत्तारी बैठे हैं क्या? नहीं, चाणक्य जी ने तो फोन हरक सिंह रावत को भी किया था। अब चाणक्य जी किसको क्या फोन कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन बात ये है कि देश में बाढ़ आ गई है, पंजाब में बाढ़ की इनको बड़ी चिंता हो गई है, ये बहाना करके ये डिनर को कैंसिल कर रहे हैं। इनके यहाँ जो मैंने आपको बताया कि इस बात की संभावना लगातार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वही बिदके हुए हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मीडिया खबर फिर ये बनाएगा रात को कि कौन कौन सांसद नहीं आए। मीडिया भी तो बाहर खड़ा हुआ है ना, अपना डायरी पेन लेके, वो लिख रहा है कौन कौन आए, कौन कौन आ गए तो ठीक है, जो नहीं आए उनका क्या होगा। तो इस डर से कहीं ना कहीं ये लिस्ट ना बन पाए, इसलिए डिनर कैंसिल कर दो। अब प्रधानमंत्री के यहाँ आप जाएंगे, वहां पता ही नहीं लगेगा कि कौन आया कौन गया। वहां तो जो आप बाहर लिख के भेजेंगे, एएनआई बाहर बताएगा, वही माना जाएगा। लेकिन नड्डा के घर के बाहर चौकीदारी की जा सकती है, 2 गेट हैं, दोनों गेट के ऊपर मीडिया वाले खड़े हो जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये रणनीति अपनाई गई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एकदम से इस प्रकार से डिनर कैंसिल करना और बहाना मारना बाढ़ का, बाढ़ की कितनी चिंता है वो आप देख रहे हैं। कृषि मंत्री गए थे पंजाब में, वो 6-7 कैमरे लेके गए थे, वहां फोटो सेशन कराने गए थे अपना, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। तो ये तो इनकी चिंता है। इनको बाढ़ वाढ़ की कोई चिंता नहीं है, इनको चिंता ये है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में अधिक से अधिक वोट पड़ जाए। देखिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट इनके जीतते भी हैं, एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार जीतते भी हैं और वो कम अंतर से जीतते हैं, तो सीधा सीधा एक संकेत है कि कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। विपक्ष भी तो अपना लिटमस टेस्ट कर रहा है ना, विपक्ष भी तो एक इस तरह का एक आइडिया ले रहा है कि भाई हम कितने पानी में हैं। तो अगर विपक्ष को एक बार विश्वास आ जाता है कि हम जीत सकते हैं, तो तत्काल विश्वास प्रस्ताव लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज से डरे हुए हैं, और इसमें सबसे बड़ा खतरा अपने इंटरनल लोगों से है। बाहर वालों से तो ये निपटते रहते हैं, बाहर वालों के लिए तो इनके पास शाम दाम दंड भेद तोता मैना कौवा गीत सब है, लेकिन अंदर वालों का क्या करें। जो संघ की पृष्ठभूमि के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका क्या किया जाए। जो मुरली मनोहर जोशी की रणनीति वाले हैं, उनका क्या किया जाए। तो असली घबराहट उन लोगों से है जी। तो अब इतनी घबराहट है कि अब विपक्षी सांसदों को फोन करके मदद मांगनी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है, वो भी काम नहीं आ रहा है। सांसद लोग तो वीडियो रिकॉर्डिंग बना के ट्विटर पर डाले दे रहे हैं कि देखिए जी हमको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अच्छा प्रज्ञा जी, आप ये बताएं, क्या वो घर बैठ जाए फोन बंद करके? जब एक लड़ाई चल रही है तो लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी ना। मैंने पहले भी कहा है, आपके चैनल पे भी कहा है कि जब भयंकर लड़ाई चल रही है और आपके सारे हथियार खत्म हो गए हैं, तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में फंस गए थे तो क्या उठाया था? रथ का पहिया ऐसे उठा लिया था। और वो रथ का पहिया ऐसे उठा के तो उसी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि रथ का पहिया यहाँ काम नहीं आएगा। तो अभी ये लोग जो है रथ का पहिया उठा रहे हैं, राजीव राय को फोन कर रहे हैं, बिहार में जाके अपनी माँ का रोना रो रहे हैं। तो इनसे आप चुनाव जीतेंगे? इनसे आप जो है डिप्लोमेसी करेंगे देश की? तो ये आखिरी लड़ाई है और इनके पास कुछ अब बचा नहीं है कहने को करने को, इसलिए ये जो है रथ का पहिया उठा के घूम रहे हैं। और इस रथ के पहिए से युद्ध नहीं जीते जाते, ये तमाम इतिहास आपके सामने भरा पड़ा है। अच्छा, इधर सुदर्शन रेड्डी भी साउथ के हैं, राधाकृष्णन जी भी साउथ के हैं, इतना ज्यादा खींचतान किस बात की है? नायडू को लेकर के ज्यादा तकलीफ है कि अपने सांसदों को लेकर ज्यादा तकलीफ है? सबसे बड़ा जो अड़ंगा है केपी मलिक सर, वो किस चीज का है? नहीं, देखिए, ये साउथ से लेके आए थे और इन्होंने जो दांव चला था एनडीए ने, वो इसलिए चला था कि अगर हम साउथ से, खासकर तमिलनाडु या आंध्रा से कोई कैंडिडेट लेके आते हैं तो एक मजबूरी हो जाएगी
तमिलनाडु के सांसदों की और आंध्रा के सांसदों की, कि भाई अपने आदमी को वोट दें। अगर वो वोट नहीं देंगे तो फिर अपने क्षेत्र में उनकी किरकिरी होगी कि साउथ के एक आदमी को मौका मिला था उपराष्ट्रपति बनने का और ये जो है वहां पे खलनायक बन गए। तो इस परिस्थिति को पैदा एनडीए ने कर दिया था। दांव बहुत अच्छा चला था, लेकिन उस दांव को जो महादांव चला इंडिया ने। चंद्रबाबू नायडू ने, और चंद्रबाबू नायडू को दांव चलने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया कि चंद्रबाबू नायडू को बिना कॉन्फिडेंस में लिए इन्होंने जगनमोहन रेड्डी को फोन कर दिया और उससे समर्थन मांग लिया। इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार दिया ना, आप चंद्रबाबू नायडू का नाम क्यों बीच में घुसा रहे हैं, ये तो बताइए। वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, इंडिया के थोड़ी जगनमोहन रेड्डी जो है वो तो एनडीए के हैं नहीं। हाँ। तो उनको एनडीए ने फोन किया ना, राजनाथ जी ने फोन किया ना। तो चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि भाई आप हमारे दुश्मन को फोन कर रहे हैं और हमसे छुपके कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप हमें धोखा दे रहे हैं। तो हमें अगर आप धोखा दे रहे हैं तो हमें अपनी रक्षा करनी होगी। तो फिर उन्होंने जब वो रक्षा मुद्रा में आके फिर उन्होंने जो है इनके ऊपर शेर को सवा शेर वाली जो है चाल चली, और फिर वो जो है सुदर्शन रेड्डी को लेके आए। और सुदर्शन रेड्डी के और चंद्रबाबू नायडू के जो संबंध हैं उनके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी कई बार बता चुका हूं। वो तब से मित्र हैं जब दोनों का कैरियर स्टार्ट हो रहा था। चंद्रबाबू नायडू नेतागिरी में आ रहे थे और वो वकील थे, तो शुरुआती दौर से वो है, दोनों का बहुत पक्का कॉन्फिडेंस है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे रेवंता रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम है। वो कहीं ना कहीं विपक्ष के और चंद्रबाबू नायडू के बीच का एक जरिया बने हुए हैं बातचीत करने का। तो इससे कहीं ना कहीं चाणक्य और पूरा जो गुजरात लॉबी है वो घबराई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे तमाम सांसद हैं जो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मुरली मनोहर जोशी की सोच के नेताओं की कमी नहीं। मैं तो अक्सर आपको बहुत दिन से पिछले 7-8 महीने से कह रहा हूँ कि करीब 3 दर्जन सांसद हैं जो तैयार बैठे हैं इनको कुछ भी करने के लिए। सर, इसमें क्रॉस वोटिंग जो होगी इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि व्हिप जारी नहीं होती है, एकदम कंफर्म है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि किसने किसको वोट किया, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में तो एक तरीके के अनुमान हो जाते हैं। और पिछली बार तो सबने खड़े होकर बोल दिया था कि अंतरात्मा की आवाज से वोट करेंगे। तो ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। पक्की बात है कि कोई पता ही नहीं लगा सकता गुरु की किसने किसको वोट कर दिया। नहीं देखिए प्रज्ञा जी, इसमें एक तो व्हिप जारी नहीं होती किसी पार्टी की तरफ से, दूसरा क्या होता है कि गुप्त मतदान होता है। और जब आप गुप्त मतदान कर देते हैं तो उसमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किसने किसको वोट दिया। और ये होता है कि भाई आप अपने विवेक के आधार पर वोट करिए, तो उसी में तो क्रॉस वोटिंग होता है। तो इससे अब ये या तो कानून बना दे, इस तरह का कानून बनाने का टाइम है नहीं इनके पास, क्योंकि कानून तो बनाया था ना उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को लपेटने के लिए कि 30 दिन अगर जो है 30 दिन तक उसकी जमानत नहीं होती है तो उनको मुख्यमंत्री छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले नपने वाले तो चंद्रबाबू नायडू ही थे। तो चंद्रबाबू नायडू तो समझ गए ना कि मेरे को नापने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये मुझे शिवसेना की कैटेगरी में, नीतीश कुमार की कैटेगरी में, अकाली दल की कैटेगरी में लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए तो चंद्रबाबू नायडू भड़के हुए हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ढोल नगाड़े नहीं पीट रहे, वो चुपचाप खेल कर रहे हैं। तो इसलिए आपको 9 तारीख की शाम को पता लग जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बन के उभरते हैं या क्या होते हैं। क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन ने उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर कर दिया है कि अगर आप ये युद्ध जीत लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट वाला, तो हमारी तरफ से आप जो है उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद के। तो अगर वो ये जीत सकते हैं तो फिर नई रचना शुरू हो जाएगी कि नया क्या किया जाए, नया युद्ध शुरू होगा। अमित शाह मतलब जितनी कोशिशें कर रहे हैं, इतने प्रयास कर रहे हैं विपक्ष के सांसदों को मनाने की, तो जो ताकत उनको अपने घर से नहीं मिल पा रही है वो ताकत उनको कहीं बाहर से मिल जाए। देखिए ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि चाणक्य को हमसे और आपसे ज्यादा मोदी जी जानते हैं। और अगर मोदी जी को ही उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा और खुद वो रथ का पहिया लेके खड़े हो गए हैं और खुद वो रात को 8 बजे सांसदों को 8 तारीख को बुला रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके चाणक्य पे कुछ ना कुछ शक हो गया है कि चाणक्य वो पुराने वाले चाणक्य नहीं रहे हैं और वो चाणक्यगिरी उनकी काम नहीं आ रही। तो इसलिए कहीं ना कहीं मोदी जी ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। तो इसलिए ये कह देना कि चाणक्य अगर भाजपा के या अपने लोग वोट नहीं देने तो बाहर से हासिल कर ले, वो जमाना चला गया, अब कोई बचा नहीं है। अब वो जो आपके पास हेकड़ी थी, वो जो आपके पास तमाम एजेंसियां, तमाम तोते मैना थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब तो कई अफसरों ने ही सुनने बंद कर दिया आदेश।
और मैंने आपको कहा कि हरक सिंह रावत अगर चाणक्य की बात नहीं सुन रहे हैं, हरक सिंह रावत को राष्ट्रीय पटल के कोई बहुत बड़े नेता तो है नहीं, लेकिन हाँ, उत्तराखंड के वो कद्दावर नेता हैं। उन्होंने हरीश रावत की सरकार गिराई थी और वही 11 एमएलए लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में कामयाब रहे थे। तो इस लेवल के तो वो हैं कि उत्तराखंड में जो चाहे कर दें। अगर वो चाणक्य की बात नहीं सुन रहे हैं तो दूसरे लोग सुनेंगे, इसकी संभावना और इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है। तो सर, चलते चलते एक सवाल ये भी है कि ठीक 3 दिन पहले आज केपी मलिक सर, आप क्या देख रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होने जा रहा है? ठीक 3 दिन पहले आपका अनुमान क्या है? देखिए, मेरा अनुमान ये है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एनडीए ये इलेक्शन लूज कर सकती है, क्योंकि विरोध अंदर भी है और बाहर भी है। और अगर ऐसा नहीं होता है, एनडीए किसी तरह चुनाव जीतती है, तो अंतर बहुत कम होगा और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देगा सोचने के लिए, और विपक्ष को इससे कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और विपक्ष जो है अपना अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करेगा। मैंने पहले ही कहा कि ये लिटमस टेस्ट जो है इंडिया गठबंधन के लिए भी है। इंडिया गठबंधन के लिए भी ये बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर वो इस परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होता है तो तत्काल अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगा। ये मेरा आकलन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक 3 दिन पहले अविश्वास का जो माहौल है एनडीए में, वो भयानक फैला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब अपने अंदर के साथियों को छोड़कर चाणक्य जी विपक्षी सांसदों को फोन करके मदद मांगने की कोशिश करने लगे हैं, और वो भी कोई काम नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ होने जा रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव में, देखेंगे, समझेंगे, आगे बात करेंगे, फिर किसी चर्चा में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।